हेलो फ्रेंड, आज हम पृष्ठ रसायन का एक नया टॉपिक अधिशोषण समतापी क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक, आज का हमारा लेक्चर 3 है। इससे पहले हम लेक्चर 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर 2 में हम पढ़े थे कि अधिशोषण की क्रियाविधि क्या होती है। इसके बारे में हम आपको डिटेल रूप से बताए थे कि गिब्स ऊर्जा क्या होता है, एंथैल्पी क्या होता है, एंट्रोपी क्या होता है। ठीक, और इसके अलावा हम बताए थे कि अधिशोषण कितने प्रकार के होते थे। तो हमने देखा था कि अधिशोषण 2 प्रकार का था, एक भौतिक अधिशोषण और एक रासायनिक अधिशोषण था, और उन दोनों में अंतर क्या था, समानता क्या था, इन सब के बारे में हम लेक्चर 2 में देखे थे। और आज हम देखेंगे अधिशोषण समतापी। ठीक, चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए, यहाँ पर आया है एक शब्द समतापी। ठीक, समतापी का मतलब क्या हुआ, ताप को हम इसमें क्या करेंगे, ताप को हम स्थिर रखेंगे। ठीक, समतापी का मतलब तापी, मतलब देखिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, तापी मतलब ताप जो है इसमें स्थिर रहता है। ताप को हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर। ठीक, इसमें ताप स्थिर रहता है, लेकिन दाब जो है वह स्थिर नहीं रहता, मतलब दाब जो है भिन्न भिन्न होता है, इसमें भिन्न भिन्न होता है, मतलब अलग अलग भी लिख सकते हैं। ठीक, होता है। मान लीजिए हम एक सतह बनाएं। सतह क्या था हमारा, मान लेते हैं ये कोई सतह है। ठीक, इस पर मान लेते हैं कि कुछ अणुएं हैं। ये सतह है तो इस पर कुछ अणुएं होंगे ही इस तरह से। ठीक, इस तरह से मान ली कि ये अणुएं हैं, और ये जो सतह है इसको हम क्या नाम दिए थे, हम इसको नाम दिए थे अधिशोषक। अधिशोषक। ठीक, अब क्या हुआ, देखिए कोई अणु आया। ठीक, अब अणु आया, अब इस पृष्ठ पर यह चिपकना चाह रहा है, और इस अणु को हम क्या बोले थे, अधिशोष्य। ठीक, ये अधिशोष्य हो जाएगा। ठीक, अधिशोष्य। अब देखिए क्या होता है कि ये अणु जितना जल्दी हो सके, मतलब मान लीजिए इस पृष्ठ पर आकर चिपक गया। ठीक, क्या होगा, हमने दाब को क्या किया कि दाब इस पर हम मान लेते हैं कि ये जो पहला अणु है इस पर हम 1 एटमॉस्फेयर, एटम मतलब ये जो दाब लगाए हैं, हम मान लेते हैं कि एक वायुमंडलीय दाब पर इस अणु पर चिपक गया। ठीक, और इस अणु का भार जो है हम मान लेते हैं कि 1 ग्राम है। ठीक, 1 ग्राम। और टेम्परेचर को हम क्या रखे हैं, टेम्परेचर को हम क्या किए हैं, कांस्टेंट रखे हैं। ठीक, टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखे। इसी तरह मान लेते हैं कि हम यही जो दाब है इसको हम क्या किए, 2 atm मतलब 2 वायुमंडलीय दाब कर दिए। जब 2 वायुमंडलीय दाब किया तो मान लेते हैं कि ये जो अणुएं हैं वो और ज़्यादा आ गई, और जल्दी से आकर क्या हुआ कि इस पृष्ठ पर चिपक गई, और इन अणुओं का भार मान लेते हैं हम 2 ग्राम है। मतलब क्या हुआ, देखिए दाब जैसे जैसे बढ़ रहा है उसका अणुओं का भार भी बढ़ते जा रहा है, और टेम्परेचर में कोई भी परिवर्तन नहीं है। मतलब इस तरह अणुएं मान लीजिए इस पर आते जाएंगे जैसे जैसे हम दाब को बढ़ाते जाएंगे। इसमें देखिए हम ये जो अधिशोषक है इसको हम क्या कहते हैं कि जैसे इसका भी तो कुछ द्रव्यमान हुआ, तो मान लेते हैं कि इसका द्रव्यमान मतलब m से इसे डिनोट कर देंगे। मतलब m क्या है, अधिशोषक। अधिशोषक हो जाएगा, अधिशोषक का द्रव्यमान। ठीक, द्रव्यमान। और इसमें हम अधिशोष्य जो है इसको हम x मान ले रहे हैं, और अधिशोष्य को m मान ले रहे हैं। ठीक, अधिशोषक को m, अधिशोष्य को x। मतलब x हम किसको माने हैं, अधिशोष्य को। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, अधिशोष्य का द्रव्यमान। x क्या हो जाएगा, अधिशोष्य का द्रव्यमान। ठीक, अब देखिए हम क्या करें कि इसमें टेम्परेचर तो हम अलग अलग किए हैं, तो हम क्या करते हैं कि x/m ले लेते हैं। मतलब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x/m। जब हम अधिशोषक का द्रव्यमान अधिशोष्य का द्रव्यमान बटे अधिशोषक का द्रव्यमान करते हैं तो ये हो जाता है अधिशोषण। ठीक, अधिशोषण की मात्रा। ठीक, अधिशोषण की मात्रा या अधिशोषण का द्रव्यमान भी लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए क्या होता है कि अधिशोषण का ये जो अधिशोषण की मात्रा लिखे हैं और ये जो P होता है मतलब दाब में क्या समानता होती है, इन दोनों के बीच एक ग्राफ खींचा जाता है जिसे हम आपको बताना चाह रहे हैं। देखिए इस तरह से ग्राफ खींचते हैं। ठीक, इसमें क्या हो जाता है,
ठीक। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे अणुएं बढ़ती जाती हैं इसमें ग्राफ कुछ इस तरह होते जाता है। ठीक, मतलब पहले क्या हुआ कि पहले अणुओं का यहाँ पर हम मान लेते हैं 0, मतलब कुछ भी, टेम्परेचर भी 0 था। इधर हम क्या करेंगे, अधिशोषण की मात्रा लिख ले रहे हैं। अधिशोषण की मात्रा को हम x/m से डिनोट किए हैं। ठीक, और इधर हम क्या करेंगे, इस साइड हम P मतलब प्रेशर को मान ले रहे हैं। ठीक, इधर ये हो गया, इधर ये। देखिए क्या होता है, जैसे जैसे हम अधिशोषण की मात्रा बढ़ाएंगे और दाब की मात्रा बढ़ाते हैं तो क्या होता है, ग्राफ कुछ इस तरह बनता है। ठीक, देखिए पहले तो बढ़ेगा कोई भी चीज़, पहले बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, कुछ समय बाद एक ऐसा समय आएगा कि ये इस तरह ग्राफ बनने लगेगा। मतलब क्या हुआ, देखिए जब हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक एटीएम दाब लगाए थे तो क्या हुआ था, जब एक एटीएम दाब लगाए तो मान लेते हैं यहाँ पर 1 एटीएम है, फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, इस तरह से। ठीक, अब देखिए क्या हुआ कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं x/m की मात्रा बढ़ती जा रही है। शुरू में क्या हुआ, यहाँ से यहाँ बढ़ा, फिर 2 के लिए यहाँ से यहाँ तक बढ़ा, फिर 3 के लिए क्या हो गया, देखिए 3 के लिए बढ़ा लेकिन कुछ इस तरह से कर्व है इसका, मतलब स्थिर होने के जैसा। ठीक, फिर भी हम मान ले रहे हैं कि नहीं 3 के लिए कुछ है, लेकिन 4 वाले के लिए देखिए क्या हुआ कि जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं दाब, ये जो ग्राफ है हमारा यहाँ पर देखिए एकदम स्थिर जैसा बन गया, ये जो है एकदम स्थिर। ठीक, तो क्या हुआ यहाँ पर कि इस तरह से अणुएं जो है स्थिर अवस्था में आ गए, मतलब दाब बढ़ने पर भी x/m का मान नहीं बढ़ रहा है। ठीक, इसी ग्राफ को देखते हुए फ्रेंडलिक ने एक अपना समीकरण दिया। वो समीकरण क्या है इसे हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं फ्रेंड देखिए फ्रेंडलिक का अधिशोषण समतापी, इन्होंने एक अपना नियम दिया। नियम क्या है, देखिए स्थिर ताप पर किसी ठोस अधिशोषक पर अधिशोषित गैस की मात्रा P के पावर 1/n के समानुपाती होता है। ठीक, देखिए हम यहाँ पर अधिशोषक पर अधिशोषित गैस की मात्रा, मतलब हमने जो लिखा है x/n। ठीक, x/m जो लिखे हैं यह अधिशोषित गैस की मात्रा के समानुपाती होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समानुपाती को हम इस तरह डिनोट करते हैं। ठीक, P के पावर 1/n के। ठीक, यही देखिए एक इक्वेशन मिल गया। अब इसमें क्या करेंगे, ये जो समानुपाती है ये हट जाता है तो क्या हो जाता है, एक कांस्टेंट यूज हो जाता है। तो समानुपाती को हटाते हैं तो हम बराबर का साइन यूज़ करते हैं। ठीक, यहाँ पर मान लेते हैं कि कांस्टेंट k है और p के पावर 1/n है। ठीक, अब इसमें देखिए ये जो n है यहाँ पर k क्या है, k एक नियतांक मान ले रहे हैं। ठीक, नियतांक हो गया, और n जो है n यह कुछ भी हो सकता है, मतलब 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक, अगर हम मान लेते हैं कि जैसे अगर हम निम्न दाब पर ले, मतलब ये जो दाब है हमारा बहुत ही कम है, मतलब हम मान ले रहे हैं निम्न दाब पर। ठीक है, निम्न दाब पर, निम्न दाब का मतलब क्या हुआ, n का मान 1। ठीक, जब हम n का मान इस समीकरण में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x/m = k P के पावर 1/1, यही हो जाएगा। n का मान हम 1 रख दिए तो क्या हो जाएगा, तो ये जो x/m है यह किसके बराबर हो जाएगा, P के इंटू P के, यही हो जाएगा ना समीकरण। ठीक, ये देखिए निम्न दाब पर रहा, हम इसे मान लेते हैं कि ये हमारा फर्स्ट कंडीशन था। अब इसी तरह हम सेकंड कंडीशन ले रहे हैं कि अगर मान लीजिए हम क्या करेंगे, देखिए उच्च दाब के लिए हम ले रहे हैं उच्च दाब पर। उच्च दाब का मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे हमने अभी एक ग्राफ बनाया था इस तरह से,
ठीक, उच्च दाब का मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे हम दाब को बढ़ाते जा रहे थे तो क्या हुआ कि एक समय के बाद पहले तो बढ़ रहा था ये ग्राफ हमारा, लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि यह ग्राफ सीधे हो गया। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये जो दाब है, दाब जो है क्या हो गया, स्थिर हो गया। ठीक, स्थिर का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर अब दाब क्या हो गया, हम मान लेते हैं कि n का मान यहाँ पर दाब के लिए 0 हो गया। ठीक, स्थिर हो गया मतलब 0 हो गया। अब इस समीकरण में हम फिर से यही वैल्यू रखेंगे, तो मतलब x बाई एम इक्वल्स टू के पी के पावर 1/n के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। इससे हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, p के पावर इनफाइनाइट। ठीक, अगर हम मान लीजिए फिर से हम इसी समीकरण में हम फिर से क्या किए कि ये जो दाब स्थिर है यहीं पर हम n का मान अगर इनफाइनाइट रख दें, मतलब बहुत ही समय के लिए दाब पता नहीं कितने समय तक बना रहेगा स्थिर इसी तरह, तो इनफाइनाइट रख लिए। तो इसके लिए क्या समीकरण हो जाएगा, x बाई एम इक्वल्स टू के पी के पावर 1/इनफाइनाइट। ठीक, इसके लिए क्या हो जाएगा, देखिए ये तो वैसे ही रहेगा x बाई एम इक्वल्स टू के। अब देखिए यहाँ पर जो p है इसकी पावर 1/इनफाइनाइट है, 1/इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ, 0। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 आ गया। अब क्या करेंगे, देखिए x बाई एम बराबर के तो वैसे ही रहेगा। अब देखिए अब किसी के भी पावर अगर 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 होगा। ठीक, 1 वहाँ पर हम रखेंगे, मतलब ये जो इसका वैल्यू हम 1 रखेंगे तो भी के से मल्टीप्लाई करेंगे तो के ही आएगा। मतलब देखिए क्या हुआ, उच्च दाब पर ये जो अधिशोषण की मात्रा है वो स्थिर हो जा रहा है। ये के क्या है, स्थिरांक ही तो है ना, मतलब क्या हुआ, स्थिर हो जा रहा है। ठीक, अब देखिए हम क्या करेंगे, ये जो हमें समीकरण मिला है, ये देखिए जो समीकरण हम ज्ञात किए हैं अभी, फ्रेंडलिक अधिशोषण समता p, अगर इसके लिए हम फ्रेंडलिक के लिए मतलब अलग से अगर हम ग्राफ खींचे तो कैसे बनेगा, देखिए इसका हम सरल गति समीकरण के अनुसार इसका ग्राफ खींचेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, सरल रेखा समीकरण से, ठीक, देखिए सरल गति के सरल रेखा समीकरण से क्या हो जाएगा, सरल रेखा समीकरण क्या होता है, इसके लिए एक फार्मूला होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी। ये देखिए सरल रेखा समीकरण है। ठीक, अभी देखिए हम फार्मूला क्या अभी बनाए थे, x बाई एम इक्वल्स टू के पी के पावर 1/n, यही प्राप्त किए हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम दोनों तरफ क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे, मतलब दोनों पक्षों में लॉग लेने पर ठीक, अब देखिए जब हम दोनों पक्ष में लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा लॉग x बाई एम इक्वल्स टू लॉग के इंटू पी के पावर 1/n। ठीक, यही देखिए हमें मिलेगा ना। अब इससे हम क्या करेंगे, इससे हम सॉल्व करेंगे। ये देखिए लॉग m इंटू एन की तरह है, यहाँ पर देखिए इंटू है और ये m n, तो इससे हम क्या करेंगे, देखिए लॉग m इंटू एन रहता है तो क्या लिखते हैं हम, अगर log m इंटू एन रहता है तो log m प्लस log n लिखते हैं। ठीक, यही देखिए समीकरण होता है। अब इसी मान को हम इस तरह से बनाएंगे, मतलब देखिए क्या हो जाएगा, log x बाई m इक्वल क्या हो जाएगा, log m मतलब log ये m है तो मतलब k हो जाएगा प्लस log n मतलब क्या हो जाएगा, p के पावर 1/n। ठीक, अब देखिए आप एक और समीकरण पढ़ रहे होंगे, log m की पावर n बराबर क्या होता है, n log m। ठीक, यही समीकरण होता है। अब देखिए इसका यूज़ हम इसमें करेंगे कैसे, log x बाई m इक्वल log k प्लस, अब देखिए ये m है और इसकी पावर n है, मतलब क्या हो जाएगा, n का मतलब 1/n इंटू log, अब ये m क्या है, p, तो हमने p लिख दिया। ठीक, अब देखिए हमने सरल रेखा समीकरण क्या पढ़ा है,
y बराबर एम एक्स प्लस सी। ठीक, अब देखिए हम क्या करेंगे इसमें देखिए y जो है इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, और ये जो c है वह इसके बराबर हो जाएगा, और ये जो m है ये देखिए 1/n के बराबर हो गया, और ये जो x है यह log p के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम इनके बीच एक ग्राफ खींचने जा रहे हैं। देखिए कैसे खींचते हैं हम इसका ग्राफ। पहले तो बहुत ही सिंपल है इसके बीच ग्राफ खींचना, इस तरह से हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये जो y है, ठीक, इसे हम y एक्सिस में रख रहे हैं और इसको हम मान ले रहे हैं ये x एक्सिस है। ठीक, इसमें जो जो मान दिया है, देखिए y में क्या दिया है, y में दिया है log x/m। ठीक, और x में क्या दिया है, x में मान लेते हैं हम log p। ठीक, अब देखिए इनके बीच क्या होता है, एक ढाल प्राप्त होता है। ढाल किस तरह होता है, इस तरह से हम बना देते हैं, ये इस तरह समीकरण होता है। ठीक, और इसके बीच में गैप रहता है। ठीक, ये जो है ये गैप को दिखाता है। गैप वाला वैल्यू क्या होता है, देखिए ये जो ढाल प्राप्त हुआ है यह मतलब ढाल को हम इंग्लिश में स्लोप कहेंगे। ठीक, और ये जो स्लोप है यह 1/n, मतलब 1/n किसको हम माने, हम 1/n हम m को माने हैं, तो ये m हो गया। ठीक, अब इसमें क्या हुआ कि ये देखिए m हो गया, x को हमने यहाँ पर मान लिया, और ये वैल्यू गैप में रहा, इसको हम कहेंगे log k। ठीक, c जो है इन दोनों के बीच, ये जो ढाल है यहाँ और यहाँ के बीच गैप को दिखाता है। यही समीकरण है और इसका ग्राफ है फ्रेंडली का। आप चाहे तो इस वाले वैल्यू को, मतलब ये जो वैल्यू है y बराबर log x/m इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर ये m जो है यह 1/n के इक्वल माने हैं, फिर उसके बाद x जो है यह log p माने हैं। ठीक है, और इस यहाँ पर जो c है यह log k माने हैं। ठीक, आप इस तरह लिख सकते हैं। ठीक, जहाँ करके जहाँ पर फिर कॉमा लगा दीजिए, फिर इस तरह से मान सकते हैं आप। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे उत्प्रेरण, जो कि टॉपिक से हट चुका है। मतलब 12th में अब उत्प्रेरण से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जब नहीं पूछेगा तो हम इससे क्या करेंगे, अभी इग्नोर कर रहे हैं। जब हम नीट की प्रिपरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये हम पढ़ेंगे, तब उत्प्रेरण के बारे में भी जानेंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, कल हम कोलाइड के बारे में ये पूरा बताएंगे आपको। ठीक, कोलाइड मतलब कोलाइड क्या होता है, किस तरह होता है, इसके बारे में हम डिटेल रूप से जानेंगे। ठीक, आज फ्रेंडली समतापी के बारे में हम जाने। तो आज का वीडियो कैसा रहा दोस्तों, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।